ये हमने कवर कर लिए सारे ऑब्जेक्टिव्स HRM के। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी वो है HRM इन रिटेलिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिटेलिंग में क्या ज़रूरत है। अब तक तो हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इन जनरल पढ़ लिया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सबके ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हमने जनरल एक थोड़ा बहुत मोटा मोटी समझ लिया। अब नेक्स्ट आता है कि रिटेलिंग में क्या चीज़ का काम आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरीके से रिटेलिंग में काम आता है। ठीक है, तो अब देखो यार रिटेलिंग में किस तरीके से काम आता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है। जैसे कोई एक काम करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM, हम एक मैन्युफैक्चरर के लिए लेते हैं और एक रिटेलर के लिए लेते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर में क्या होता है कि वो प्रोडक्शन में सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शंस में काम कर रहा है, ठीक है, कोई रॉ मटेरियल लेके आ रहा है, तो ये सारे काम वहाँ पर हो गए। बट उनका जो कॉन्टैक्ट है वो कस्टमर्स के साथ नहीं होता है कभी भी डायरेक्टली, वो तो सीधे सीधे रिटेलर्स से बात करते हैं। लेकिन जो रिटेल के एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, जो रिटेल के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको काम करना पड़ता है कस्टमर के साथ। अब कस्टमर के साथ क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो कस्टमर के साथ डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट टास्क हो जाता है, क्योंकि कस्टमर्स के डिमांड होते हैं, कस्टमर की क्वेरीज होती हैं। कभी कभी वो गुस्से में आ गए, झगड़ने लगे कि आपकी सर्विस ये है, वो है, ख़राब है, अच्छी नहीं है, उनको प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं पाया, उसमें चिड़चिड़ाने लगे। उनकी भी गलती अगर हो तो उनसे टैकल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। तो अब हम बोलने वाले हैं कि यहाँ पर फ्रंट एंड और बैक एंड, इन दोनों चीज़ में आप डिवाइड कर सकते हो एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो फ्रंट एंड जो है वो कस्टमर के साथ डील करेंगे और बैक एंड वाले जो अपने प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं सही तरीके से अरेंज करके रखें कि नहीं, वो फिर सामान लेके आना और डिलीवर करना, ये हो गए। तो इनका जो है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। तो ये फ्रंट एंड हो गया और एक बैक एंड हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर हम बेसिकली तो ये फ्रंट एंड की बात करेंगे ज़्यादा हम। रोल ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो सर्विस डिज़ाइनर। अब सर्विस डिज़ाइनर क्या होता है, मतलब तुमको सबसे पहले तो एज अ सेल्समैन तुमको सामने वाले कस्टमर की नीड्स को जानना है कि उसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। अब उसको जब तुमको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो तुम उस हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। ये प्रोडक्ट ले लीजिए तो इससे आपका ये प्रॉब्लम जो है सॉर्ट हो जाएगा, हेल्प कर देगा आपको ये। और ऐसा प्रोडक्ट बेचें जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल हो, मतलब हेल्पफुल मतलब ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो और कस्टमर का भी जो काम है वो हो सके उस प्रोडक्ट से। ये नहीं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच दिया जो उसके काम का नहीं है बट उससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं, वरना वो अगली बार से आएगा नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है परफॉर्मर। परफॉर्मर मतलब अब देखो ये फ्रंट फेस है, कस्टमर तो तुम ही से बात करने वाले हैं, तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं वो उसका फेस हो तुम। अगर प्रोडक्ट अच्छे काम कर रहे हो तो तुमसे बहुत खुश रहेंगे, अगर अच्छा काम नहीं कर रहा तो तुमसे गुस्से पे रहेंगे। ठीक है, तो क्योंकि तुम बात करते हो तुमको अटेंड करना पड़ता है, मतलब अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको अटेंड करना है, ग्रीट करना है। नेक्स्ट अगर गुस्से में आ रहे हैं, कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस लेके आ रहे हैं, तो भी तुमको ही बात करना है। तुम परफॉर्मर भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी हो कि तुम ही परफॉर्म कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के सामने, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। नेक्स्ट आ जाता है टेक्निकल। अब टेक्निकल का मतलब क्या होता है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि हर एक एम्प्लॉय या सेल्स पर्सन, अब सेल्स पर्सन को टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, कि प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ये तक चीज़ें भी आती है ना तो फिर वो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती है। वरना कई बार क्या होता है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट में हम देखने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को अलग से टेक्निकल पीपल स्टाफ हायर करने पड़ते हैं जो कि ये सारे काम करेंगे, प्रोडक्ट को फिक्स करना, इंस्टॉल करना, जैसे AC को कैसे इंस्टॉल करना है या फिर और भी कोई माइक्रोवेव को कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ उनको करनी पड़ती है। लेकिन अगर इस चीज़ के बारे में सेल्स पर्सन को ही पता होगा तो एक तो वो कर पाएगा उस चीज़ काम को, और दूसरा बात कि कस्टमर को भी और भी बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। नेक्स्ट है एसोसिएट। अब एसोसिएट मतलब एसोसिएट होकर काम करना, मिल के काम करना। मतलब रिटेल में मैन्युफैक्चरर के जो वो होते हैं ना, मैन्युफैक्चरर अपनी तरफ से कुछ एम्प्लॉयज़ को भेजता है जो कि उनको टेक्निकल नॉलेज होती है प्रोडक्ट्स के बारे में, वो अपनी तरफ से भेजते हैं कि वो एम्प्लॉय जाएगा और जो भी कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदा है उसके घर पे लगा के आएगा। तो एसोसिएट अब मिलके कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ पर सेल्स पर्सन जो रिटेल का आदमी था, रिटेलर का आदमी था, उसने प्रोडक्ट को बेचा, मतलब एक AC को बेचा उसने, वो उसका काम था, वहाँ तक उसने मनाया कस्टमर को किसी तरीके से जो कुछ भी बोल के, और फिर वो प्रोडक्ट चेप दिया उसको। अब नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर का काम, कि मैन्युफैक्चरर अपना एम्प्लॉय एक भेजेगा जिसको टेक्निकल नॉलेज है और जाके वहाँ पे फिट करके आ पाएगा। तो यहाँ मैन्युफैक्चरर और रिटेलर दोनों मिल के काम कर रहे हैं, एसोसिएट होके काम कर रहे हैं। ठीक है, एसोसिएट्स मतलब मिल के काम करना होता है। ठीक है, और मिल के कस्टमर को सर्व करना इन रिटेलिंग, अभी क्योंकि हम रिटेलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड। अब फ्रेंड मतलब कि एक जो सेल्स पर्सन है, जब तक वो एक फ्रेंड के जैसे एक अच्छे आदमी की तरह बिहेव नहीं करेगा किसी के साथ, तुम्हारे साथ भी अगर कोई अच्छे से बिहेव नहीं करेगा तुम उसके साथ क्यों ही बात करोगे, उसके साथ क्यों ही रहोगे। तो वैसे ही सेल्स पर्सन का भी अगर तुम अच्छे से बात करोगे, एम्प्लॉय मतलब कस्टमर अगर तुमसे खुश रहेगा तो फिर तुमसे वो खुश रहने की वजह से वो प्रोडक्ट खरीदने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एम्पैथाइज़र। अब एम्पैथाइज़र मतलब तुम्हारे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है तो तुमको ये नहीं वो सुन के हंस के उड़ा देना, ये नहीं, मतलब तुमको थोड़ी देर अपनी तरफ से दिखाना है, सिंपैथी या फिर एम्पैथी जिसको बोलते हैं ना, वो दिखाना है कि ओके ठीक है मैं आपका प्रॉब्लम समझ सकता हूँ,
मैं समझ रहा हूँ, आप इस चीज़ का इस्तेमाल करिए, ये प्रोडक्ट आपका पक्का सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम। इस तरीके से मतलब एम्पैथी दिखाना, उससे क्या होगा कि कस्टमर थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेगा और दूसरा उसको लगेगा कि अच्छा मेरे को यहाँ पर बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलती है, तो अगली बार से फिर से वहाँ पर वो आएगा। नेक्स्ट है एश्योरर। एश्योरर मतलब किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले कस्टमर को मालूम नहीं है कि वो प्रोडक्ट कैसा है, तो तुम एश्योरर मतलब तुम उसको गारंटी देने वाले बन जाओ कि नहीं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ उस चीज़ की, ये प्रोडक्ट अच्छे से हेल्प आउट करेगा और मैं गारंटी दे रहा हूँ, वारंटी दे रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट अच्छी तरीके से चलेगा। अब जितना आपके पास कॉन्फिडेंस है आप उस चीज़ को बताओगे कॉन्फिडेंटली, उतना ज़्यादा एम्प्लॉय भी मतलब सॉरी कस्टमर भी कॉन्फिडेंट हो फील करेगा, और जितना वो कॉन्फिडेंट फील करेगा उतने ज़्यादा उसके चांसेस बढ़ जाएंगे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। सेल्समैन। अब सेल्समैन मतलब चलो तुम उसके दोस्त बन गए, कस्टमर के दोस्त बन गए, एम्पैथी दे दी उसको और फिर सब कुछ कर लिया, लेकिन तुम अगर सेल्स पर्सन की तरीके से काम नहीं कर पा रहे तो फिर तुम ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हेल्प करोगे, क्योंकि हायर तो तुमको ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, कस्टमर ने तो तुमको हायर किया नहीं है। लास्ट में सैलरी तो तुम्हारे जेब में ऑर्गेनाइजेशन ही देने वाली है, रिटेल और रिटेल कंपनी ही देने वाली है, कस्टमर तो देने वाला नहीं है। तो सेल्स पर्सन तुमको जुड़े रहना है कि तुमको सेल्स पर्सन के दिमाग से सोचना है, ऐसा प्रोडक्ट बेचना है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिले और साथ ही साथ कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहे। ये नहीं कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तुम ज़बरदस्ती चेप रहे हो या फिर ऐसे ठुल्ले प्रोडक्ट बेच दे रहे हो जिस पर कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा है, तो इससे फ़ायदा नहीं है। तुमको सेल्स पर्सन एक स्मार्ट थिंकिंग रखनी पड़ेगी, ठीक है। मार्केट इंटेलिजेंस। अब मार्केट इंटेलिजेंस क्या होता है, जो सेल्स पर्सन होते हैं ना वो कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो उससे क्या है कि वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं किसी भी कस्टमर से कि उसको किस तरह की प्रोडक्ट पसंद है, प्रेफरेंस, कलर्स, टेस्ट, बाकी हर एक चीज़ को। तो ये एक इंटेलिजेंस की तरह काम करेगा जो कि मैन्युफैक्चरर को आइडिया दे सकता है कि आप इस तरीके के प्रोडक्ट बनाओ, इस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड है, ये बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। और सेम चीज़ इंटेलिजेंस की तरह रिसर्च भी, कि रिसर्च में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो एक एम्प्लॉय होता है ना उसके पास एक इनोवेशन होनी चाहिए, जो तुम्हारे सेल्स पर्सन है वो इतने इनोवेटिव होने चाहिए कि किसी तरीके से वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनके बीच में किसी भी प्रोडक्ट को लेके इंटरेस्ट जगा सकें और उनको उसकी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, उनकी डिमांड क्रिएट कर सकें, ठीक है। यहाँ पर मेनली तो वही है कि तुमको प्रोडक्ट बेचना है, तो वो इतने एबल होने चाहिए कि वो उस प्रोडक्ट की नेसेसिटी या फिर डिमांड जो है एंड कंज्यूमर में क्रिएट कर। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर, हमारे HRM इन रिटेलिंग के अंडर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो HRM एक्टिविटीज़ की HR मैनेजर को क्या क्या चीज़ करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर एक डेल योल्डर ने डेफिनेशन दिया था, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एज द process by which an organization ensures that it has the right number of employees, right kind, and at the right place at the right time. HRM needs to maintain the data of employees and their role, their recruitment and resignation to know the vacancies. तो मतलब उसने बोला था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब सही बंदे सही जगह पे होने चाहिए, सही वक्त पे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ तो मैनेजमेंट में होती है, जहाँ पर मैनेजमेंट आ गया सही जगह सही वक्त समय सही तरीके से सब कुछ यही हो जाता है। और नेक्स्ट ये कि उनके रिटायरमेंट, रिक्रूटमेंट और फिर ये सारी चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि कब कोई रिटायर कर रहा है या फिर कोई रेसिग्नेशन दे रहा है, ताकि आपको वैकेंसीज़ की आइडिया लग सके और आप फिर नए रिक्रूटमेंट या फिर सिलेक्शन प्रोसेस को चालू कर जॉब वैकेंसीज पोस्ट कर सको। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब पोस्ट कर दिया तो रिक्रूटमेंट करना भी पड़ेगा, सिलेक्शन भी करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट मतलब वही है, जितने लोग आएंगे उसको इंटरव्यू वगैरह लेना और उनको फिर सिलेक्ट करना जो पसंद आए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब तुमने एम्प्लॉयज़ तो हायर कर लिए, अब उनको ट्रेन करना पड़ेगा उनको, ठीक है, ताकि और डेवलपमेंट भी मतलब उनका ओवरऑल डेवलपमेंट भी कैरियर में होना, उनको काम सिखाना पड़ेगा और ट्रेन करना पड़ेगा कि और वो कितनी इफेक्टिव तरीके से काम को कर सके। नेक्स्ट प्रोविज़न फॉर फेयर ट्रीटमेंट। सबके साथ अच्छे से बिहेव होना चाहिए। मतलब आज के टाइम में सब इतने पढ़े लिखे हैं कि सबको मालूम है कि मतलब वो SC ST कास्ट वाला अभी भी सिस्टम है, बट बैकवर्ड कास्ट वाले भी अगर कोई काम करने के लिए आ रहे हैं तो ये नहीं है उसके साथ कुछ तुम बुरा ट्रीट करोगे या फिर मेल फीमेल का तुम अंतर करोगे। तो वो सब चीज़ तो आज के टाइम में ख़त्म ही हो गई है, बट फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी के साथ तुम पार्शियलिटी ना करो करके। ऑर्गेनाइजेशंस में एक्चुअली ऐसा होने लगता है, थोड़ा सा हायर पोस्ट रहता है तो उसके साथ पेश आएंगे और थोड़ा नीचे पोस्ट होता है तो उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आएंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन और जॉब डिज़ाइन। अब जॉब डिज़ाइन मतलब तुमको अभी जॉब डिज़ाइन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें बस ये समझ लो कि जॉब को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, उसका क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए और जॉब में उसको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, क्या क्या टूल्स इक्विपमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देना होता है। नेक्स्ट एम्प्लॉयज़ काउंसलिंग। अब एम्प्लॉयज़ आ गए हैं, काम भी कर रहे हैं,
तो हो सकता है थोड़ी बहुत डीमोटिवेटेड हो जाए, तो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनको काउंसिल करना, उनके नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स उनको आ रहे हैं, जैसे किसी को सैलरी की प्रॉब्लम है, किसी को करियर की प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर और भी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजिंग इन्वॉल्वमेंट। अब एनकरेज और एनकरेजिंग इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या होता है कि किसी भी एम्प्लॉयज़ को तुम इतना एनकरेज करो कि वो हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करे, अपने इन्वॉल्वमेंट दे, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई डिस्कशन हो रहा है प्रोडक्ट के सेल्स के थ्रू या फिर और भी कुछ भी, तो सब उस चीज़ में इन्वॉल्व रहें। ये नहीं कोई मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे काम में कोई वो नहीं है, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब इन्फॉर्मेशन सिस्टम मतलब IT जो होती है ना, उसके साथ भी जुड़े रहना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मिक्स करके काम करना है। ये नहीं कि एकदम पिछड़े तरीके से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है सब उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है पेमेंट्स एंड रिवॉर्ड। अब काम किया तो फिर पैसा तो देना ही पड़ेगा उनको। रिवॉर्ड्स मतलब पर्क्स, बोनसेस, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। एम्प्लॉय वेलफेयर मतलब उनके वेलफेयर, मतलब तुम जिस तरीके का उसको काम का दे रहे हो तो उसका ध्यान भी तुमको रखना पड़ेगा कि कभी कुछ जैसे इंश्योरेंस वगैरह हो गया, ये सब कोई कोई कंपनी देती है अपने एम्प्लॉयज़ को। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, कि अगर कुछ हो जाता है तो फिर हम अपने तरफ से ये चीज़ कर सकते हैं, तो ये एम्प्लॉय वेलफेयर में आता है। हेल्थ एंड सेफ्टी, तुम जितना रिस्की काम दोगे, जैसे कुछ तुम्हारा क्या रियल एस्टेट का बिजनेस है और तुम बिल्डिंग प्रोडक्शन में काम करते हो, तुम बिल्डिंग बनाते हो, तो तुमने कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हायर करके रखे हैं जो काम कर रहे हैं, तो अगर कोई गिर जाता है ऊपर से तो फिर उसको नुकसान है, तो उसको हेलमेट और फिर वो बेल्ट्स वगैरह जो होते हैं वो सारी चीज़ प्रोवाइड करके रखना चाहिए, नेट वगैरह लगा के रखना चाहिए जो कि उनको सेफ रखे, ठीक है। नेक्स्ट यूनियन लेबर रिलेशन। अब कई सारी तुमने यूनियंस देखी होंगी जो लेबर्स के लिए काम करती है, लेबर यूनियन देखे होंगे, उनके साथ तुम्हारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए, उनको भी लगना चाहिए कि तुम अच्छे तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। नेक्स्ट है असेसिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। तुमको अपने परफॉर्मेंस देखनी पड़ेंगी एम्प्लॉयज़ की, किस तरीके से अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जितना हमने इसको टारगेट दिया वो कर पा रहा है अचीव या नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी मतलब मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगी। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो फिर वो उसका वर्कलोड थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करो, या फिर अगर उस एम्प्लॉय में कुछ कमी है तो उसको हटा के नया एम्प्लॉय लेके आओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिनिंग इंडिविजुअल। अब सब एक इंडिविजुअल जब तक डिसिप्लिन से काम नहीं करेंगे तो काम अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में होगा नहीं। हर जगह डिसिप्लिन ज़रूरी है, तो यहाँ पर भी HRM को डिसिप्लिन मेंटेन करके रखनी है कि टाइम से एम्प्लॉय आए, टाइम से जाएँ और फिर टाइम से रिसेस हो, सब हो। नेक्स्ट डीलिंग विद ग्रीवेंसेस। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़ा हो जाता है तो जो हमारा HR मैनेजर है उसी का काम रहता है पीस मेंटेन करना, वो पीस मेकर भी कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको ही सारे ग्रीवेंसेस सॉल्व करने, सॉर्ट करने, झगड़े सुलझाने, ये सारे काम उसी के हैं। नेक्स्ट है डिसमिसल। अब डिसमिसल के मतलब कि फाइनली अब किसी को डिसमिस करना है, किसी को निकालना वगैरह भी है, किसी का काम अच्छा नहीं हो पा रहा या फिर एज ज़्यादा हो चुकी है, अब वो नहीं कर सकता काम, तो उनको निकालने का काम भी जो है HR मैनेजर का ही होता है। तो ये था HRM एक्टिविटीज़।